आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में आज हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। तो दोस्तों हमको बताना है कि हिंदुत्व का जो स्वर्ण युग है वो किसे माना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मौर्य, दूसरा ऑप्शन दिया गया मुगल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है चोल और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है गुप्त। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो गुप्त ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। बात करते हैं कि गुप्त वंश के शासक में कौन कौन आता है। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, समुद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय आता है और कुमार गुप्त आता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि समुद्रगुप्त, अगर हम बात करें कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो इसके दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन। कौन हो जाएंगे दोस्तों, हरिसेन। अब अगर बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं अगर दोस्तों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनके समय में चीनी बौद्ध यात्री जो था वो फयान आया था। कौन दोस्तों आया था, फयान आया था। अब दोस्तों क्या करते हैं, अगर पूछता है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी बौद्ध यात्री कौन आया था, तो हमको क्या बताना होगा दोस्तों, फाहियान आया था, इसका जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हवा महल राजस्थान के किस शहर में है। तो पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो इसका सही जवाब जो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो जयपुर ऑप्शन जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा। बात करते हैं कि हवा महल के बारे में, तो हवा महल को 1798 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। दोस्तों इसमें 953 खूबसूरत छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां लगी हुई हैं, जिनसे ठंडी ठंडी हवा निकल के आती है और अंदर एकदम ठंडा सा महसूस होता है, इसीलिए इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, हवा महल के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ये भगत सिंह जी ने दिया था। तो इसको जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, तो इन्होंने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब अगर बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का नारा कौन सा था, तो हो जाएगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से सही जो ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य सूची के भाग हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं, तो हमको बताना है इसमें से कौन सा है जो राज्य सूची का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वायुसेना जो है हमारा इसका जवाब सही हो जाएगा। दोस्तों ये सब राज्य सूची के भाग हैं, लेकिन वायुसेना जो है हमारा राज्य सूची का भाग नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ये सूचियों के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची जो है दोस्तों, 7वीं अनुसूची जो है साची में केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान है। वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और दोस्तों समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर संघ सूची की बात करता है तो उसमें 97 विषय हैं, अगर राज्य सूची की बात करता है तो 61 विषय हैं और अगर समवर्ती सूची की बात करता है तो 52 विषय हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। तो दोस्तों भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है, तो पहला ऑप्शन है समता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है
दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सी भारतीय भाषा नहीं है। तो दोस्तों हमको बताना है कि कौन सी इसमें से भारतीय भाषा नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, कुछ जान लेते हैं भाषाओं के बारे में कि कौन सी भाषा। तो दोस्तों 1967 में संविधान के 21वें संशोधन में के द्वारा सिंधी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। जो सिंधी भाषा थी इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं दोस्तों 1992 में 91वां जो संशोधन था 91वां संशोधन था, इसमें मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को जोड़ा गया था। किसको किसको जोड़ा गया था दोस्तों, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली इसमें जोड़ी गई थी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बृहस्पति जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिनों में लगाता है। तो 11.9 वर्ष में लगाता है। जो बृहस्पति है वो 11.9 वर्ष में जो है सूर्य की परिक्रमा को पूरी करता है। अब अगर बात करते हैं कि सौर मंडल में इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह कितने हैं, तो 67 उपग्रह हैं। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा गैनीमीड जो है इसका हमारा नाम हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्या गया है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। तो पहला ऑप्शन है धर्मशाला हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन है पिथौरा, तीसरा ऑप्शन है हमारा लेह हवाई अड्डा, चौथा ऑप्शन है देहरादून हवाई अड्डा। दोस्तों तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, लेह हवाई अड्डा जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। यह समुद्र तल से 3256 मीटर की ऊंचाई पर है। और दोस्तों इसको कुशोक बकुला रिम्पोच नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, कुशोल बकुला और रिम्पोच नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, लेह हवाई अड्डा है जो 3256 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है। तो हमको बताना है क्या शामिल है दोस्तों इसमें। तो पहला है बैंकिंग, दूसरा ऑप्शन है विनिर्माण, तीसरा ऑप्शन है वानिकी, चौथा ऑप्शन है खनन। तो दोस्तों अब हमको बताना है कि इसमें से तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो ए ऑप्शन जो है हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों हमको बताना है कि कौन कारोबार का नियंत्रित करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, IRDA जो हमारा जवाब सही हो जाएगा, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसकी जो है फुल फॉर्म है दोस्तों, क्या है इसकी जो फुल फॉर्म है लिख देते हैं, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर स्थित है। इसका जो है हेडक्वार्टर है कहाँ है, हैदराबाद के अंदर स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है देखते हैं, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्वबल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हमको बताना है कि किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्वबल को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, उछाल जो है हमारा इसका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एनीमोमीटर किसका माप करता है। तो हमको बताना है कि एनीमोमीटर जो है वो किसका माप करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वायु की गति का। तो दोस्तों एनीमोमीटर का काम क्या होता है, ये वायु की गति को नापता है। अब बात करते हैं प्रकाश की गति को किससे मापा जाता है, तो पारसेक से
मीजर किया जाता है, मापा जाता है। अब बात करते हैं कि अगर जल धारा की गति किससे मापी जाती है, तो क्यू सेक, किससे दोस्तों, क्यू सेक मीटर से जल की धारा को मीजर किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया हमारा NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है। तो हमको बताना है कि NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बेकिंग सोडा जो है इसका जवाब सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का स्राव होता है। तो हमको बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में इंसुलिन का स्राव होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, अग्न्याशय जो है हमारा जवाब इसमें सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। तो हमको बताना है कि जो वर्णांध व्यक्ति होता है, कलर ब्लाइंड इसके अंदर होता है दोस्तों, वो किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। तो हमको इसका जवाब बताना है। तो इसमें लाल और हरे रंग में अंतर करना कठिन हो जाता है। तो दोस्तों लाल और हरे रंग में जो है वो अंतर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको वर्णांधता रोग कहा जाता है। और दोस्तों बात करते हैं कि जन्मजात वर्णांध का कोई इलाज नहीं होता है। अगर दोस्तों जो इलाज होता है वो जन्मजात होता है और इसका कोई भी इलाज नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों हमको बताना है कि लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, गार्डन गोल्ड जो है इसका जवाब सही हो जाएगा। इन्होंने 1959 में इसका आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों हमको बताना है कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ल्यूवेनहॉक जो है इसका जवाब हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों फंग की। तो फंग ने किसकी खोज की, फंग ने दोस्तों किसकी खोज की थी। तो इन्होंने की थी विटामिन की, इसकी विटामिन की खोज की थी। अब अगर बात करते हैं एडवर्ड जेनर के बारे में, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज की थी। अब दोस्तों बात करते हैं लुई पाश्चर, लुई पाश्चर के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो लुई पाश्चर ने रेबीज रोधी टीका की खोज की थी, रेबीज रोधी टीके की खोज की थी। तो दोस्तों ये हमारे इसके जवाब सही हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, स्मोक किसका संयोजक है। तो हमको बताना है कि जो स्मोक है वो किसका संयोजन करता है। तो दोस्तों स्मोक जो है इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा धुआं और कोहरा जो है इसका जवाब हो जाएगा। तो स्मोक के बारे में अगर पूछता है किसका संयोजन है, तो धुआं और कोहरे का संयोजन होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो हमको बताना है कि उत्तर भारत का जो है वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो कथक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं दोस्तों भरतनाट्यम की। तो ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। बात करते हैं कथकली की, तो ये दोस्तों केरल का लोक नृत्य है। बात करते हैं कुचिपुड़ी का, तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तमिलनाडु का, ऐसे ही कुचिपुड़ी का और कथकली का, कथक का, इनके सबके दोस्तों बहुत बार रिपीट होते हैं। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से इस पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या देगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था। तो दोस्तों हमको बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो ये साहित्य के लिए इनको दिया गया था। तो इसका जो जवाब होगा क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो हमको बताना है दोस्तों, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन ढोला मारू, दूसरा है रसिया, तीसरा ऑप्शन है बिरहा, चौथा ऑप्शन है कजरी। तो हमको बताना है कि कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो इसमें से लोकगीत कौन सा नहीं है दोस्तों, हमको उसका जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पहला हो गया बिरहा, दूसरा हो गया चैती, ढोला, और दोस्तों विवाह गीत, रसिया और कजरी, ये जो है दोस्तों आल्हा, ये जो है हमारे क्या है लोकगीत है। बात करेंगे ढोला मारू की, तो ये राजस्थान का
लोकगीत है। कहाँ का दोस्तों? राजस्थान का लोकगीत है, लोकगीत है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो हमको बताना है कि जो सरकारी बजट होता है इसको पेश करने की जो तारीख होती है वो कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति जो है इसको तय करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं। तो हमको बताना है दोस्तों कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया गया मैकमोहन रेखा, दूसरा ऑप्शन दिया गया हमारा रेड क्लिफ रेखा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है हमारा डूरंड रेखा और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमको बताना है कि इसमें से हमारा सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा इसमें से सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आप लोगों से बता देना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के और भी वीडियो हम आप तक आसानी से पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करता है कि भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, तो दोस्तों मैकमोहन जो है इसका जवाब सही हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि रेड क्लिफ रेखा, तो दोस्तों ये किन किन सीमाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब बात करते हैं अगर दोस्तों डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा जो है ये बनाता है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि डाइट किस संसद का नाम है? तो हमको बताना है कि जो डाइट है वो किस संसद का नाम है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है जापान, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हमारा ड्यूमा, तीसरा ऑप्शन दिया गया नेसेट और चौथा ऑप्शन दिया गया है सोरो। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो डाइट है वो किस संसद का नाम है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जापान हमारा जो है इसका जवाब हमारा सही हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि ड्यूमा की, तो ड्यूमा किस संसद का नाम है? तो ये दोस्तों हो जाएगा रूस की। अब अगर बात करते हैं दोस्तों नेसेट, तो नेसेट किस संसद का नाम है दोस्तों? तो ये है इजराइल, इसका दोस्तों इजराइल। दोस्तों अब जो चौथा दिया गया सोरा, तो दोस्तों हमको बताना है कि ये किस संसद का नाम है। दोस्तों आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि सोरा जो है ये किस संसद का नाम है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल सके। धन्यवाद।